आर्मी सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और इसमें पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चंस लिए गए हैं। अगर आप नए हैं तो पहले की वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन का सेशन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? ऑप्शन ए, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ऑप्शन बी, सदन के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ऑप्शन सी, सदन के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ऑप्शन डी, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन डी, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन यानी विधानसभा। निम्न सदन किसे बोला जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को ही राष्ट्रपति एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। चूंकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन साधारण या आम जनता के चुनाव के माध्यम से होता है। तो इम्पोर्टेंट है कि निम्न सदन किसको बोलते हैं? तो विधानसभा को और निर्वाचित सदस्यों को लिया जाता है। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ऑप्शन ए, सभी राज्यों की सहमति से। ऑप्शन बी, संबंधित राज्यों की सहमति से। ऑप्शन सी, बिना किसी राज्यों की सहमति से। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन सी, बिना किसी राज्यों की सहमति से। अनुच्छेद 253 इसमें इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 253 याद रखिएगा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों का भारत के किसी भी भाग या संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद को किसी भी राज्य से सहमति लेनी आवश्यक नहीं है। किसको आवश्यक नहीं है? तो संसद को। ठीक है, अनुच्छेद 253 के तहत। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। दूसरा देखिए कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तीसरा, इनमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। और ऑप्शन ए देखिए, केवल 1 और 2। ऑप्शन बी, केवल 3। ऑप्शन सी, 2 और 3। ऑप्शन डी, सभी। आंसर बताइए क्या होगा। इसमें सत्य ढूंढना है। ठीक है, सत्य कौन सा सत्य है बताइए। ऑप्शन सी, 2 और 3, महाभियोग नहीं। ओके, संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, ये याद कीजिएगा। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। किस अनुच्छेद में कहा गया, उसका वर्णन किया गया? तो 76 में किया गया है। ठीक है, महान्यायवादी के विषय में देख लीजिए कि इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि मंत्रिमंडल और एक मंत्रिपरिषद, यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा कि मंत्रिपरिषद होगा या मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल होगा। ठीक है, संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है और ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि संविधान में महान्यायवादी के पारिश्रमिक के वेतन को तय नहीं किया गया, बल्कि ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। अगला देखिए, इसकी योग्यता के बारे में कि योग्यता जो होता है वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अनुरूप होता है। और अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी मंत्रिपरिषद या संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई, सदन की बैठक में विचार व्यक्त करने में शामिल हो सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। ये इम्पोर्टेंट है मतदान के विषय में। ओके, मतदान नहीं कर सकता। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। जब तक राष्ट्रपति का मन होगा तब तक महान्यायवादी अपने पद पे बने रहेंगे, नहीं तो पश्चात पर्यंत
के तहत जो होंगे राष्ट्रपति उनको पद से हटा देंगे। ओके। 4th नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ किया गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी राजस्थान, 2 अक्टूबर। ओके, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू किया गया। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला, ये देख लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? तो राजस्थान में नागौर जिला 2 अक्टूबर को। ठीक है, और इसके बाद आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को। तो याद रखिएगा, पहले राजस्थान है और उसके बाद आंध्र प्रदेश है। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 64वां संविधान विधेयक लाया गया, जो 73वां संविधान संशोधन का आधार बना। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1993 में। और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि इस बार ये बीपीएससी के प्री में आ चुका है क्वेश्चन, 64वां संविधान विधेयक। ओके, अब असर देख लीजिए। संरचना, इसकी संरचना जो होती है त्रिस्तरीय होती है। बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पे ग्राम स्तर पर जहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ब्लॉक स्तर पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन और जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ओके, हालांकि यहाँ पे जो ये स्तर जो है, ये जो स्तर है ये जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, कि त्रिस्तरीय होगा या द्विस्तरीय होगा। हाँ, और एक चीज पॉइंट बताती हूँ कि जहाँ पे 20 लाख की जनसंख्या है, अगर 20 लाख की जनसंख्या से कम हो तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था नहीं भी बनाया जा सकता है। ठीक है, 20 लाख से अधिक जनसंख्या हो तो वहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को बनाया जा सकता है। और निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मणिपुर राज्य के विषय में प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 371 का क, ऑप्शन बी 371 का ख, ऑप्शन सी 371 का ग, ऑप्शन डी 371 ज। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी 371 का ग। और ये जो है ना, ये प्रावधान जो विशेष प्रावधान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाग 21 में। संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किसमें? अनुच्छेद 369 का 393 के बीच। ठीक है, तो किस भाग में है? तो 21वें भाग। अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर के विषय में जानकारी देता है। फिर 371 महाराष्ट्र और गुजरात, जिसके 60 में किया गया था, तो इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित है। 371 का ख जो है वो असम से संबंधित है। ग मणिपुर से, जो क्वेश्चन दिया गया है। फिर 371 का घ आंध्र प्रदेश के विषय में विशेष प्रावधान है। फिर ये क्या है कि आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय 71 का ड जिसको बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए च में, देखिए 371 का च जो है वो सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। फिर छ मिजोरम के लिए, ज अरुणाचल प्रदेश के लिए और झ गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया और न्य जो है वो कर्नाटक के लिए। तो ये जो राज्य हैं विशेष प्रावधान के, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन अक्सर बनाना हो क्वेश्चन तो इसी से ऑप्शन दिया जाता है, तो याद कर लीजिएगा। और कोई ट्रिक बना लीजिएगा। वैसे मेरे पास ट्रिक है पर अभी ध्यान नहीं है, अगली बार बता दूंगी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के विधि आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए,
पहले में देखिए कि यह एक संवैधानिक निकाय के रूप में कानूनों में सुधार और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए गठित किया जाता है। दूसरा देखिए कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसमें सत्य चुनना है तो क्या हो सकता है। क्या विधि आयोग संवैधानिक निकाय है? नहीं, ये कार्यकारी निकाय है, तो ये गलत हो गया। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये तो सही है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? बी। अब विस्तार से देख लीजिए कि प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है, 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया। स्वतंत्रता पश्चात भारत का प्रथम विधि आयोग का गठन वर्ष 1955 ईस्वी में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल एम सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया। कब किया गया? तो 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? तो एम सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। इम्पॉर्टेंट है, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 3 साल में इसका गठन किया जाता है और इसके जो सदस्य होते हैं वो कानून विशेषज्ञ होते हैं। विधि आयोग ने भारत सरकार को अभी तक 277 रिपोर्ट सौंपी है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और नेक्स्ट देखिए कि इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। और पूर्णकालिक ये जो हैं 5 सदस्य, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो 5 सदस्य होते हैं पूर्णकालिक होते हैं और 5 जो सदस्य होते हैं वो अंशकालिक सदस्य होते हैं। अधिकतम अंशकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान तक अभी 21 विधि आयोग का गठन हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में लाया गया? ऑप्शन ए सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन बी एन गाडगिल, ऑप्शन सी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी एम सीतलवाड़। इसका आंसर बताइए क्या होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में हम बता चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया। ठीक है, सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिए, यहाँ पूछ रहा है असत्य है। पहले में देखिए कि यह 4 सदस्यीय आयोग था जिसका गठन वर्ष 1953 में किया गया। इसके गठन के.एम. पनिक्कर की अध्यक्षता में किया गया। इसका गठन ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 4 सदस्यीय आयोग था क्या? नहीं, 3 सदस्यीय आयोग था। और इसका गठन के.एम. पनिक्कर का नहीं, फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? दोनों कथन असत्य है। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग बढ़ने लगी। अतः भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में, इम्पोर्टेंट है, फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। किसके आधार पर? तो भाषा के आधार पर। ये इम्पोर्टेंट है कि भाषा के आधार पर। और फजल अली ये अध्यक्ष थे और के.एम. पनिक्कर सदस्य थे और हृदय ये भी सदस्य थे। नेक्स्ट देखिए, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में पेश की और इस बात को स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन इस समिति ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया। ये इम्पोर्टेंट है, एक राज्य एक भाषा ये आएगा कि क्या इसने स्वीकार किया? तो नहीं, इन्होंने जो था इस आयोग ने अस्वीकार किया एक राज्य एक भाषा। राज्य पुनर्गठन के लिए 4 महत्वपूर्ण कारक बताए
जैसे भारत की अखंडता एवं सुरक्षा का संरक्षण करना। दूसरा है भाषाई तथा सांस्कृतिक एकरूपता। तीसरे में है कि वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक तंत्र। और चौथे में है कि सभी राज्यों और पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना का संवर्धन करना। ठीक है। फजल अली आयोग की सलाह पर भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, तो 1956 में स्थापित हुआ। ठीक है। और परिणाम स्वरूप 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ, जो हम आपको आगे बता रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे कि वर्ष 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का हुआ, जिसकी राजधानी उस समय कुर्नूल थी। ठीक है। और दूसरे में देखिए कि वर्ष 1960 में 2 राज्यों का गठन हुआ, एक है गुजरात और एक है महाराष्ट्र, 1960। ओके। फिर केरल है, 1956 ईस्वी में इसका गठन किया गया। फिर नागालैंड का गठन 1963 ईस्वी में गठन किया गया, ये याद कर लीजिएगा। फिर हरियाणा का 1966 ईस्वी में, कर्नाटक का 1956 ईस्वी में। यानी कि इसका मतलब हुआ कि कर्नाटक हो गया और केरल, कर्नाटक और केरल जो है वो 1956 ईस्वी में स्थापना किया गया। फिर हिमाचल प्रदेश का 1971 में, और मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय का 1972 ईस्वी में। फिर सिक्किम का 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक पूर्ण राज्य को दर्जा दिया गया था सिक्किम को। ओके। नेक्स्ट देखिए मिजोरम। मिजोरम का गठन जो हुआ था वो 1987 ईस्वी में हुआ था। और अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में, और गोवा का, यानी कि ये 3 राज्य हैं 1987 में इसका गठन किया गया। और नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड का गठन 2000 में, छत्तीसगढ़ का 2000 में और झारखंड का 2000 में। ठीक है। और 2000 में बिहार का गठन किया गया। ठीक है। झारखंड का गठन किया गया बिहार के हिस्से से अलग करके। जो हुआ इसका गठन 2014 में 2 जून 2014 को किया गया, जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था उससे अलग कर दिया गया। ठीक है। और ये पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। कराईकल, माहे और यमन। इसमें कहा है कि गोवा, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली और सिक्किम स्वतंत्रता के समय भारत का हिस्सा नहीं थे। गोवा पुर्तगाली के कब्जे में 1961 में मुक्त हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, 1961 में मुक्त हुआ। पुदुचेरी सहित कराईकल, माहे, यनम 1954 ईस्वी में फ्रांस के द्वारा भारत को स्थानांतरित किया गया। तो किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा किया गया। और दादर नगर हवेली 1954 ईस्वी में पुर्तगाली का था, पुर्तगाली के कब्जे से मुक्त कराया गया। सिक्किम 1974 ईस्वी में भारत का एक हिस्सा बना। तो ये याद कर लीजिएगा, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किनका कथन है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है? ऑप्शन ए KM मुंशी, यहाँ पे मिस प्रिंट किया गया। ओके। और ऑप्शन बी में है NA पालकीवाला, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी NA पालकीवाला। और इससे संबंधित देख लीजिए महत्वपूर्ण कथन है। ग्रेनविल ऑस्टिन का क्या कहना है? तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, किसने कहा? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा है। फिर तीसरे में देखिए कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक भविष्य फल है, KM मुंशी। और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की वास्तविक लक्ष्य और अंतिम उद्देश्य है, क्या है? तो BR अम्बेडकर ने कहा है। दस नंबर क्वेश्चन देखिए,
कटौती प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य चुनना है, असत्य। पहले में देखिए कि यह प्रस्ताव आमतौर पर विपक्षी दल द्वारा अनुदान संबंधी मांगों के प्रति असहमति व्यक्त करते हैं। ऑप्शन बी, कटौती प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी में नीतिगत कटौती के प्रस्ताव का उद्देश्य संसद की नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त करते हुए मांग की राशि 1 रुपये तक कर दिया जाता है। और ऑप्शन डी में देखिए, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में सिर्फ अपनी असहमति प्रदर्शित करते हुए मांग की राशि को 100 रुपये तक कम कर दिया जाता है। इसमें बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य ढूंढना है आपको। तो ऑप्शन बी, कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है नीतिगत कटौती, दूसरा है आर्थिक कटौती प्रस्ताव और तीसरा है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। अब है नीतिगत कटौती प्रस्ताव में देखिए कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार की नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना होता है। इसमें मांग की राशि को 1 रुपया तक कर दिया जाता है। सेकंड देखिए, आर्थिक कटौती प्रस्ताव, इसमें नीति के प्रति नहीं बल्कि मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त किया जाता है। इसमें मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम कर दिया जाता है। तीसरा नंबर देखिए कि सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, इस प्रस्ताव का उद्देश्य सिर्फ अपनी असहमति का प्रदर्शन करना होता है। इसमें मांग की राशि में से 100 रुपये तक कम कर दिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि सांकेतिक कटौती, ये ऑप्शन में है कि 100 रुपये, ये सांकेतिक कटौती से संबंधित है। और नेक्स्ट देखिए, ये इसमें सिर्फ असहमति जताया जाता है, इसमें सिर्फ असहमति जताया जाता। और यहाँ पे देखिए कि इसमें नीति के प्रति नहीं बल्कि मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त किया जाता है। और नीतिगत कटौती में क्या है कि सरकार की नीति के प्रति असहमति व्यक्त करते हैं। इसमें सरकार की नीति के प्रति, और इसमें क्या है कि नीति के प्रति नहीं बल्कि मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त किया जाता है। और यहाँ पे देखिए कि सिर्फ अपनी यहाँ पे असहमति का प्रदर्शन करना होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए, महत्वपूर्ण शब्दावली है। पहला देखिए कि संसद के सत्र का तात्पर्य होता है बैठक से सत्रावसान के बीच अवधि से है। वर्ष में 3 बार सत्र का आयोजन किया जाता है, ठीक है। पहला है बजट सत्र, दूसरा देखिए मानसून सत्र, और तीसरे में है शीतकालीन सत्र। अब ये देख लीजिए कि सत्रावसान किसे कहते हैं। तो संसद के किसी भी सत्र का समाप्त होना, मतलब कि बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र नहीं चल रहा हो, समाप्त होना, सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सत्रावसान किसके द्वारा घोषित किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। यहाँ प्रधानमंत्री दे देगा, उपराष्ट्रपति दे देगा, तो नहीं, यहाँ पे होगा राष्ट्रपति के द्वारा। और ये आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।